साथ मैं हूं राव बासित अली और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। 20 साल पहले दोनों गाली एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था, उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के आप पेट इकट्ठे मिल रहे हैं। एक मुजरिम कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है, वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहे हैं जाके वहां। चोरों का टोला इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता है। लंदन में नवाज शरीफ दिल की बीमारी के साथ फैक्ट्रियों का दौरा कर रहा है। कुछ वकील कह रहे हैं इनको मुल्क लूटने का फिर से मौका दो। वजीर आजम इमरान खान का फैसलाबाद में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा सबको इमरान खान का डर लगा हुआ है, सबको जल्दी पड़ी है कि इसको फारिग करो वरना हमें जेल जाना पड़ेगा। ये कुछ भी कर ले, इनको सजाएं मिलनी हैं। इमरान खान की माशी तरक्की का राज खैरात और सदकात की रकम में खोट बोर्ड है। इमरान खान छोटी मोटी चोरी नहीं बड़े डाके मारते हैं। LNG की खरीदारी में अरबों रुपए की चोरी, सेहत कार्ड की आड़ में 450 अरब रुपए का डाका, मेगा करप्शन है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मलिक का इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल। कहा कौम आज नालायक और झूठे वजीर आजम के रहमो करम पर है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुहिम जोई करने वालों के मुकद्दर में शर्मिंदगी होगी। इमरान खान के घर जाने का वक्त हुआ है तो इनकी चीखें आसमान पर पहुंच रही हैं। इमरान खान की तकरीर नौकरी की एक्सटेंशन के लिए तरले और मिन्नतें थी। जब आप जेल जाएंगे तो ताकतवर आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, LNG चोर कानून के नीचे आएंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा इमरान खान ने आज खतरनाक बनने की नाकाम कोशिश की। इमरान खान ने तहरीके अदम एतमाद पेश होने से पहले ही आज इसकी कामयाबी का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत केस में फैसल वावदा को ताहयात नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसल वावदा ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। फैसल वावदा को बतौर MNA तमाम मराहत वापस करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में PTI सेनेटर की नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावदा की सेनेट सीट का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। फैसल वावदा की नाअहली PTI के लिए धचका नहीं। फैसल वावदा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन अदम एतमाद के लिए बंदे नहीं ला सकती, मुझे ये 23 मार्च को भी आते नजर नहीं आ रहे। अपोजिशन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। आइंदा 50 रोज सियासत के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान में सब लोग टीवी खेल रहे हैं। चौधरी शुजात सच्चा और असूली आदमी है। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए हाई कोर्ट को फैसला देने की इतनी जल्दी क्या थी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि खैबर पख्तूनख्वा में मौसमी हालात इलेक्शन में रुकावट डाल सकते हैं। हाई कोर्ट को फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। अपोजिशन कभी एक दर तो कभी दूसरे दरवाजे से मदद मांग रही है। इत्तेहादी चट्टान की तरह हुकूमत के साथ खड़े हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खबर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इत्तेहादियों के साथ अपोजिशन की मुलाकातों की कोई हकीकत नहीं। अपोजिशन सिर्फ डुगडुगी बजा रही है। अपोजिशन वाले अपनी करप्शन छुपाना चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस से शहबाज शरीफ का बचना मुश्किल है। मुल्क में कोरोना से अमवात में अचानक इजाफा। 24 घंटों में मजीद 50 अफराद जान बहक। 4253 नए केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस 51,749 टेस्ट किए गए। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1,731 मरीजों की हालत नाजुक। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 29,603 हो गई।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई है। जराए ये बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी के जाती मौलिज लाहौर पहुंच गए हैं। आसिफ जरदारी ने आज की तमाम सियासी मसरूफियात भी इस हवाले से मनसूख कर दी हैं। जी हाँ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई है। जराए का बताना है कि आसिफ अली जरदारी के जाती मौलिज लाहौर पहुंच गए हैं। आसिफ जरदारी ने आज की तमाम तर सियासी मसरूफियात को मनसूख कर दिया है। और बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत केस में फैसल वावडा को ताहयात नाअहल करार दे दिया है। इस फैसले पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल साहब। जी बताएगा कादिर मंदोखेल साहब कि आप इस फैसले को किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, 4.25 साल लगे फैसल वाडा के सामने सिर्फ एक लफ्ज पूछने के लिए सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो एफिडेविट था 2018 के इलेक्शन में, तो मुझ समय तमाम लोगों ने उसको भरा था, तो उसमें फैसल वाडा साहब ने अपनी दोहरी शहरियत जो है छुपाई थी और उसकी लास्ट डेट थी 18 जून 2018, जबकि उसने अमेरिकन कौंसलेट को जो दरखास्त दी है वो 22 जून 2018 को दी थी, यानी 4 दिन बाद दी है। तो इस जवाब के लिए मुझे 4.25 साल लगे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है और बाकी तफसील तो आपको बताइए सारा। कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया अब तक न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बराह रास्त आपको ले चलेंगे पेशावर में। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। होती है कि जो रिपोर्ट वो की जा रही है वो दुरुस्त है। बदकिस्मती से हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो अब सहाफ़ी हैं वो अपनी जो ज़ाती पसंद नापसंद है वो उनकी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने फेक न्यूज़ ही फैलानी शुरू कर दी है रिपोर्टिंग के नाम पे। मसलन अभी भी आप देखिए कि जो आप इस वक्त जो मामला होता है, अभी आप ले लें जो हमारी इस तरह से बात हम कर रहे थे कि जिस तरह से जो डिक्लाइन है इस वक्त वो क्या है और इस वक्त बड़ा मसला क्या। पहली बात तो इसमें कोई मुझे शुबा ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पे प्रेस बहुत आज़ाद है और बहुत ताकतवर है। बड़े कम और ममालिक जो हैं उनमें आप मिसाल दे सकते हैं इतने फियरलेसली इंडिपेंडेंट प्रेस की, और इसके बावजूद कि ये पेशावर में मैं समझता हूँ कि जो टेररिज्म से जो मसाइल पैदा हुए वो जहाँ बाकी सोसाइटी के लिए मसाइल पैदा हुए वो जाहिर है प्रेस क्लब के लिए भी हुए, सहाफ़ियों के लिए भी हुए। और मुझे सदर साहब बता रहे थे कि शायद दुनिया का वाहिद प्रेस क्लब होगा जिस पे सुसाइड अटैक हुआ। तो जाहिर है कि इस हवाले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कुर्बानियाँ और कितनी एक जहद मुसलसल है जिससे कि पेशावर का सहाफ़ी और खैबर पख्तूनख्वा का सहाफ़ी, हमारे ट्राइबल एरियाज़ का सहाफ़ी जो है वो गुजरा है और गुजर रहा है, और बाकी सोसाइटी ने भी अपने हिस्से की कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन जो असल पाकिस्तान में इस वक्त जो फ्री प्रेस के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि जो एक हमारा जो स्ट्रक्चर बना है उसमें वर्किंग सहाफ़ी को आउट कर दिया गया है एडिटोरियल पॉलिसी से, और ओनर्स ने या मालिकान ने या सेठों ने जो एडिटोरियल पॉलिसी है उसके ऊपर खुद कब्जा कर लिया। ये एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ हर्डल है आज़ादी प्रेस में, और इसके ऊपर जो है वो सहाफ़ती तंजीमों को और जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनको मिल के काम करना चाहिए। अब बदकिस्मती से ये भी मैं आपको बड़े मुझे अफसोस है कि हमारी ज़्यादातर सहाफ़ती तंजीमें भी वही हैं जिन्होंने मालिकान ने बनाया हुआ है। वो अभी हमने जब रेगुलेशन लेके आने की कोशिश की कि जो हमारा, आप देखिए मैंने पहले भी बात की है और सच्ची बात यह है कि मुझ पर फिर वो एक आता भी है, 40% प्रॉफिट्स कमाए हैं सारे मीडिया के इदारों ने, लेकिन आपकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी। हमारे कैमरा मैनों का तो जो हालात हैं वो पतले हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स को तो है वो तो तनख्वाह उनकी नहीं बढ़ी है, लिहाजा उसका दबाव जो है वो बना दिया जाता है जी महंगाई हो गई है जी, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। जब आप 40% प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारे यहाँ जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने 929 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया, तनख्वाहें जो हैं वो नहीं बढ़ाई। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा तो कुछ इदारों ने मेहरबानी की, उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, उनका मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, लेकिन अब भी एक बड़े जो इदारे हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई।
जो और जो फ्री प्रेस की रास्ते फिर मैं उनसे ये कहता हूँ कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े। 40% प्रॉफिट अगर आपका एक साल में बढ़ जाए, आपका काम है आप अपने नीचे वर्कर्स को जो है उसमें शामिल करें। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट शिफ्ट जो हमें लाने की जरूरत है वो ये है कि जो एडिटोरियल पॉलिसीज हैं इदारों की, वो मालिकान से शिफ्ट होके वो वर्किंग जर्नलिस्ट के पास आए और प्रोफेशनल अंदाज में आगे चलें। मुझे एक एंकर साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे मालिक जो हैं उनका काम फंसा हुआ है एफबीआर के पास, तो वो मुझे रोज ही जो है उसने जो है वो कहा हुआ है कि नहीं आप एफबीआर के ऊपर प्रेस जो है वो प्रोग्राम करो। अब इस तरह तो नहीं कोई आज़ाद सहाफ़ी। फिर हमारे यहाँ डैमेजेस का लॉ कोई नहीं है। अभी जिस तरह बात कर रहे थे कि लाइबल लॉज जो है वो होने चाहिए, जब आप लाइबल लॉज लाने की बात करें तो वो नहीं होता। फिर आपने मैं आपको ये ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से ग्रुप्स बन गए हैं, आप देखिए 5-7 सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी पता नहीं उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। वो एक ट्वीट करेगा कि जी अगले जनवरी में जनाब हुकूमत चली जाएगी, उसके बाद अगला आएगा कि नहीं जी वो देखें आर्मी चीफ जो थे उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर ने मुंह इधर किया हुआ था, आर्मी चीफ ने इधर किया हुआ था, तो ये तो मुल्क में बहरान हो गया। तीसरा कहेगा नहीं जी वो चीफ जस्टिस जब आए हैं ना जी तो उन्होंने हाथ सही नहीं मिलाया, तो इससे लगता है कि मुल्क में बहरान हो गया, और सारी डिस्कशंस हम इसके ऊपर जो है वो करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे यहाँ सियासी जमातों में चूंकि बोने बैठे हुए हैं, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मुल्क में जो एक सियासत है वो किस कदर उसमें जो है वो एक सतही लेवल आया है कि आप देखें कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें कोई अपनी रिसर्च नहीं है, कोई अपनी उनकी थिंकिंग प्रोसेस नहीं है। पार्लियामेंट में भी आप डिबेट्स देखते हैं, एक पार्लियामेंट के ऊपर मसलन जी आया जी IMF का प्रोग्राम जो है जी ये नहीं लेना चाहिए, ठीक है जी नहीं लेते, आप बता दें आगे क्या करें। आप खुद ही आपने 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1947 से लेके 2006 तक हमने जो कुल कर्जे हासिल किए पाकिस्तान ने वो 6 ट्रिलियन रुपए थे। इस 6 ट्रिलियन में हमने देखे क्या क्या कर लिया। हमने इस्लामाबाद का शहर बना दिया, हमने गवादर जो है वो ख़रीद लिया, हमने अपनी तीनों अफवाज जो हैं वो अपनी खड़ी कर दी, हमने पाकिस्तान का सारा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, मोटरवेज भी बना ली, ये सारा कुछ हमने 6 ट्रिलियन में किया। 2008 में जरदारी साहब माशाल्लाह वारिद हुए और फिर उसके बाद हमारे पास नवाज शरीफ साहब आए। 10 सालों में ये जो डेकेड ऑफ डार्कनेस था इसमें हमने कितना कर्जा लिया, 1947 से लेके 2008 तक हमारा कर्जा था 6 ट्रिलियन। 2008 से 2018 तक हमने कितना कर्जा लिया, 23 ट्रिलियन। अब आप मुझे बताएं उस 23 ट्रिलियन में हमने क्या किया। अब जब कर्जे उतारने के लिए आप क्या करेंगे, आप कर्जा लेंगे, आप इधर से कर्जा थोड़ा सस्ता कर्जा लेते हैं और महंगा कर्जा उतारते हैं, ये जो है वो सारे का सारा मामला चल रहा है। और उसके ऊपर ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सूरत में एक थर्ड पार्टी उभरी, और उसमें मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा सूबे को। और खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान में जो सियासी तब्दीली है उसको लीड किया, पहली दफ़ा नहीं लीड किया। 1947 में अगर जो आप कायदे आज़म की इस मूवमेंट को लब्बैक ना कहते तो आज पाकिस्तान ना होता। सो पाकिस्तान की जो मूवमेंट है उसको आपने लीड किया। उस वक़्त सरहद था, आज उसी सरहद का नाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुआ। तो खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी तब्दीली को लीड किया, और आपने एक थर्ड पार्टी को रास्ता दिया। 2 पार्टी सिस्टम, 2 फैमिली सिस्टम ख़त्म हुआ और थर्ड पार्टी जो है वो उभरी। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि 3.5 साल में सारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन हमने इमरान खान ने आके एक संजीदा एफर्ट की है। हमने संजीदा एफर्ट क्या की है, हमने पाकिस्तान को एक सोशल वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश की है, जिसको स्कैंडिनेविया के मॉडल के ऊपर हमने किया है। या प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं कि स्कैंडिनेविया की जो निज़ाम है वो मदीना की रियासत के ऊपर मबनी था, तो हमने रियासत मदीना एक बुनियादी तौर के ऊपर एक सोशल वेलफेयर स्टेट की हमने बुनियाद रखी। हमने सोशल वेलफेयर स्टेट में क्या किया, हमने जो सबसे कमज़ोर तबका था हमने उसको टारगेट किया। उसके बाद हमने मिडिल क्लास को कहा कि सेहत कार्ड आपको हम देते हैं,
सेहत कार्ड जैसा एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शुरू किया, उसको हम पूरे पंजाब में भी ले गए और अब अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में भी शुरू हो रहा है और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में लॉन्च हो चुका है। 10 लाख रुपया हर शहरी को इलाज की सहूलत जो है वो आपने दे दी, आपने खर्चा उनका ख़त्म कर दिया। आपका जो मेडिकल का खर्चा था वो हुकूमत ने कहा कि हम उतारेंगे। इसी तरह से अब हम जो राशन का प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें हमने कहा कि 30% जो कीमत बढ़ी है वो हुकूमत बेयर करेगी, बाकी जो है वो जितना पिछला चल रहा था उसके मुताबिक हम करेंगे। सो हमने एक सोशल वेलफेयर स्टेट की बुनियाद रखी। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। हम हर काम हमने ये कर रहे थे, बाहर से चीज़ें मंगवाओ और इस्तेमाल करो। अब 20 करोड़ या 22 करोड़ की आबादी का जो मुल्क है वो दुबई या सिंगापुर के मॉडल के ऊपर तो नहीं बन सकता था, लेकिन ये जो इसहाक डार था या ये जो सारे बैठे हुए थे इनका तो ये देखिए, आज जब रुपया बढ़ता है, एक तो इशू है ना, जिस शख्स की भी बाहर जायदाद है, जब भी डॉलर यहाँ पे बढ़ता है, रुपए की कीमत गिरती है, सबसे ज़्यादा फायदा किस तबके को होता है? सबसे ज़्यादा फायदा उस तबके को होता है जिसकी जायदाद बाहर है, जिसका रुपया जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। लिहाजा इन्होंने एक ऐसा मॉडल क्रिएट किया जिसके नतीजे में पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म हो गई और पाकिस्तान एक सर्विस सेक्टर इकॉनमी बन गई। इसके नतीजे में पाकिस्तान की अंदर बेरोज़गारी भी आई, हमारे यहाँ अनस्किल लेबर जो है वो डेवलप हुई और हम अभी उसमें जो है वो पड़ गए। अब हम 3.5 साल में हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हमने इंडस्ट्री को खड़ा किया, हमने एग्रीकल्चर को खड़ा किया। एग्रीकल्चर में आप देखिए कि 2 सालों में गंदम की बम्पर क्रॉप, मकई की बम्पर क्रॉप, चावल की बम्पर क्रॉप,